हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी में हमारा टॉपिक था विधायिका। लेजिस्लेचर में हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 114 तक। बजट की बात हमने कर ली थी, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 115 से। आर्टिकल 115 बात करता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। जो भी ग्रांट्स हैं, हमने अनुदान की मांगों की बात की थी आर्टिकल 113 में। जो अनुदान है, कितने तरीके के अनुदान संसद में पेश किए जाते हैं, वो बताए गए हैं आर्टिकल 115 में। तो ये 3 तरीके के अनुदान बताता है। अनुपूरक, पहला कौन सा है? अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान। इनके बारे में बताता है अनुच्छेद 115, अधिक अनुदान। तो अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की, अनुपूरक अनुदान। सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या होता है? इसमें यह है कि कोई भी सर्विस है, उसको बजट में कोई अमाउंट जो है वो उसको दिया गया। कोई भी एक सर्विस थी, कोई भी सर्विस है, उसको बजट में कोई राशि आवंटित की गई। तो जो आवंटित राशि थी, यदि वो कम हो जाए या हम उसको कहें कि अपर्याप्त हो, यदि वो जो आवंटित राशि है वो अपर्याप्त है और उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता है, तब पेश किया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। और इसके हम नाम से भी समझें कि सप्लीमेंट्री की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई चीज हमारे पास कम पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या होता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश किया जाता है। बजट में कोई भी सर्विस थी, उसमें उसको एक फिक्स अमाउंट दिया गया कि इस सर्विस पर हम इतना जो अमाउंट है वो खर्चा करेंगे, लेकिन उस सेवा पर अधिक धन खर्च हो जाए या उसमें जो धन आवंटित किया गया वो कम पड़ जाए, तो और अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुदान पेश किया जाता है? अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट। इसमें ये द अमाउंट अथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। कि कोई पर्टिकुलर सर्विस है, उसके लिए जो अमाउंट अथोराइज किया गया था, जो राशि आवंटित की गई थी, यदि वो अपर्याप्त हो जाती है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो और अधिक धन प्राप्त करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश किया जाएगा। दूसरा है एडिशनल ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान। अब इसको भी हम नाम से समझें, अतिरिक्त, कि एडिशनल कोई भी सर्विस है, कोई ऐसी नई सर्विस जिसका बजट में उल्लेख नहीं है, कोई भी नई सेवा जिसका कि बजट में उल्लेख नहीं किया गया था, बजट में उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन उस वित्त वर्ष में सरकार को लगता है कि इस सर्विस पर हमें खर्चा करना चाहिए, तो उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए कौन सा ग्रांट पेश किया जाएगा? अतिरिक्त अनुदान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें, कोरोना के टाइम में सरकार के द्वारा बहुत सारी नई सर्विस ऐड की गई थी। तो वो जो नई सर्विसेज ऐड की गई, उनका बजट में उल्लेख नहीं किया गया था पहले, और उनको बाद में उन पर खर्चा किया गया। तो उसमें जो धन की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए कौन सा अनुदान पेश किया गया? अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विसेज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। कि बजट में किसी सेवा का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद में सरकार उस पर खर्चा करना चाहती है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, तो एडिशनल ग्रांट पेश करके धन लिया जाएगा। अगला है एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान। अधिक अनुदान क्या है? अधिक अनुदान में यह है कि कोई एक फिक्स सर्विस थी, कोई भी एक सर्विस है जिस पर बजट में हम मान लें कि उसमें 5 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने की बात कही गई बजट में, लेकिन उस सर्विस पर खर्च हो जाए 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ खर्चा है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? जो अगला बजट लेके आएगी अगले वित्त वर्ष में, तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाएगा। ये कब होगा? जब अगला बजट आएगा, अगला वित्त वर्ष होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, उसके लिए वो कहलाती है एक्सेस ग्रांट, अधिक अनुदान पेश करती है। तो एक्सेस ग्रांट क्या है? इट इज ग्रांटेड व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर in excess of the amount granted for that service in the budget for that year। कि बजट में
उस साल के लिए की सर्विस पर जितना अमाउंट फिक्स किया गया था उससे अधिक खर्चा हो जाए, तो जो अधिक खर्चा हुआ है उसके अनुदान के लिए अगले वित्त वर्ष में अनुदान पेश किया जाएगा। वो होता है एक्सेस ग्रांट या अधिक अनुदान। और जितने भी ग्रांट हैं उनकी डिमांड राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। या हम इसको कहें कि जो भी अनुदान की मांगे हैं उसके लिए पहले क्या चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो ये हो गए ग्रांट्स की जो भी हमें अनुदान की मांगे करनी होती हैं। तो कौन कौन से हमने अनुदान देखे, पहला अनुपूरक अनुदान सप्लीमेंट्री ग्रांट, जिसमें कि बजट में जो आवंटित राशि थी वो अपर्याप्त हो जाए या कम हो और अधिक धन की आवश्यकता हो, उसके लिए होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। दूसरा है एडिशनल ग्रांट, कि कोई नई सेवा ऐड कर दी हो तो उसके खर्चे के लिए होता है एडिशनल ग्रांट। और तीसरा है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट में यह है कि किसी सर्विस पर जितना फिक्स अमाउंट रखा गया था बजट में उससे अधिक खर्चा कर देती है सरकार, तो जो अधिक खर्चा किया है उसके लिए अगले वित्त वर्ष में अनुदान पेश किया जाएगा। तो ये 3 तरीके के ग्रांट हैं, आर्टिकल 115 में बताए गए हैं। और जितनी भी ग्रांट डिमांड्स हैं वो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती हैं। इसके बाद आगे बात करें, अगला है आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 में क्या है, आर्टिकल 116 बताता है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। कौन कौन से बताए हैं, लेखानुदान, दूसरा है प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान, और तीसरा है अपवादानुदान। 3 अनुदान हमने आर्टिकल 115 में पढ़े, 3 हम पढ़ेंगे आर्टिकल 116 में। आर्टिकल 116 में सबसे पहले हम देखेंगे वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। कौन सा पढ़ेंगे, लेखानुदान। लेखानुदान क्या बताता है, हमारा जब बजट बन रहा होता है तो बजट की जो प्रोसेस है वो जाके मई में कंप्लीट होती है। कब कंप्लीट होती है, हमारा जो बजट है उसकी प्रोसेस मई मंथ में जाके कंप्लीट होती है, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, वित्त वर्ष। तो 1 अप्रैल से लेके मई में जब तक बजट की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक का जो खर्चा है, कब तक का, 1 अप्रैल से लेके मई में जिस दिन बजट बनकर तैयार हो जाएगा इसके बीच का खर्चा, इसके खर्चे को पूरा करने के लिए कौन सा अनुदान लाया जाता है, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट में क्या समझा कि बजट की प्रक्रिया कंप्लीट होती है मई महीने में जाके, जबकि हमारा जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवधि के जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए होता है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। तो इसमें यही बताया गया, द प्रोसेस ऑफ बजट गेट्स कंप्लीटेड ओनली टिल मे, whereas financial year starts from 1 April. So to cover expenses of this period, vote on account is introduced. तो ये हो गया हमारा वोट ऑन अकाउंट। इसके बाद दूसरा है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट में क्या बताया गया है, वोट ऑन क्रेडिट ये बताता है कि सरकार को अर्जेंटली धन की आवश्यकता है, उसको आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट बिना कारण बताए, वो कोई कारण नहीं बताएगी कि उसको किस काम के लिए धन की आवश्यकता है, तो बिना कारण का उल्लेख किए ये अनुदान पेश किया जाता है। और ये जो वोट ऑन क्रेडिट है ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होगा। तो इसमें क्या है कि यदि सरकार को आकस्मिक रूप से यदि उसको धन की आवश्यकता है तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, बिना कारण का उल्लेख किए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार स्टेटमेंट में देखिए पूछ सकते हैं कि इनमें से प्रत्यानुदान के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है, बिना कारण का उल्लेख किए ये अनुदान पेश किया जाता है और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होगा। तो इसमें क्या है, इफ द गवर्नमेंट अर्जेंटली रिक्वायर्स द मनी देन विदाउट मेंशनिंग द कॉज ऑफ रिक्वायरमेंट द क्रेडिट और ग्रांट इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद लास्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट, अपवादा अनुदान। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह कहा है कि यदि ऐसी कोई सेवा है जिसका बजट में प्रावधान नहीं है, क्या है, कोई सेवा है जिसका बजट में प्रावधान नहीं है और सरकार को धन की आवश्यकता है, बजट में प्रावधान नहीं है लेकिन सरकार को क्या है, धन की आवश्यकता है, तो इसके लिए
या सरकार की किसी भी अपवाद स्वरूप कोई आवश्यकता है, एक्सेप्शनल कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ये अनुदान पेश किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं चाहिए। तो ये होता है एक्सेप्शनल ग्रांट। 116 में हमने 3 तरीके के ग्रांट की बात की। पहला है वोट ऑन अकाउंट, जिसमें हमने देखा कि पहला वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान कि बजट की प्रक्रिया मई माह के अंत तक जाके कंप्लीट होती है, लेकिन हमारा जो वित्त वर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेके मई तक के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए पेश करते हैं लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। दूसरा है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट में ये है कि जो सरकार को अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बिना कारण बताए ये अनुदान पेश किया जाता है वोट ऑन क्रेडिट, और इसके लिए राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल जरूरी है। तीसरा है एक्सेप्शनल ग्रांट। इसमें यदि ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं है और सरकार को धन की आवश्यकता होती है, सरकार की कोई अपवाद स्वरूप आवश्यकता है, क्या है, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल ग्रांट पेश किया जाता है और इसमें राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 बताता है वित्त विधेयक के बारे में। किसकी बात करता है? वित्त विधेयक की। एक तो हमने करी थी मनी बिल की बात आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में क्या था? मनी बिल, धन विधेयक। आर्टिकल 117 बात करता है वित्त विधेयक की, फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल का क्या प्रोविजन होगा, क्या उसका पारित होने का उसके क्या प्रावधान होंगे, वो बताया गया है अनुच्छेद 117 में। तो अनुच्छेद 117। अब वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है? वित्त विधेयक होता है जिसमें आर्टिकल 110 के सारे प्रोविजन हो। क्या हो? आर्टिकल 110 में जो प्रावधान बताए गए हैं वो प्रावधान हो और उसके साथ कोई और पॉइंट ऐड कर रखा हो कि उसके साथ कोई अन्य प्रावधान हो, तो वो क्या होगा? वित्त विधेयक। अनुच्छेद 110 में जो प्रावधान बताए गए हैं कि धन विधेयक होने के लिए क्या क्या प्रावधान है, यदि उनमें से कोई एक प्लस कोई अन्य प्रावधान उसमें ऐड किया गया है तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो धन विधेयक ना रह के वित्त विधेयक हो जाएगा। तो ये तो हो गई वित्त विधेयक होता क्या है उसकी बात। अब वित्त विधेयक सबसे पहले ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल लेके ही आप उसको पेश कर सकते हैं। दूसरी बात, उसको पेश कौन करेगा? सबसे पहले क्या चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। उसके बाद उसको पेश करेंगे मंत्री, यानी कि ये क्या होगा? सरकारी विधेयक होगा, ये गवर्नमेंट बिल होगा। सरकारी विधेयक होगा यानी कि मंत्री के द्वारा ये पेश किया जाएगा और ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब इसको लोकसभा में क्यों पेश किया जा सकता है? क्योंकि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका फैसला कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ये हमने बात करी थी जब हम अनुच्छेद 110 पढ़ रहे थे, धन विधेयक। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में फाइनल डिसीजन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। यदि उसको लोकसभा अध्यक्ष ये कह दे कि ये वित्त विधेयक है, यदि उसको धन विधेयक ना कह के वित्त विधेयक बता दिया जाए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, उसके बाद उसके आगे की जो प्रोसेस होगी उसको पास करने की, वो एक सामान्य विधेयक की तरह होगी, ऑर्डिनरी बिल की तरह उसको पेश किया जाएगा। तो जब ये सामान्य विधेयक की तरह पास होगा तो राज्यसभा को सारी पावर वापस मिल जाएंगी, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा को कोई पावर नहीं होती है, लेकिन वित्त विधेयक में राज्यसभा को सारी पावर वापस मिल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है? राज्यसभा इसमें मतदान भी कर सकती है, इसको 6 महीने तक रख सकती है। कितने टाइम तक? 6 महीने तक रख सकती है। इसमें संशोधन भी कर सकती है और इसको अस्वीकार भी कर सकती है, इसको अस्वीकार भी कर सकती है। और राज्यसभा के पास किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास भी तीनों शक्तियां हैं कि वो उसको स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और इसमें ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक भी वित्त विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है। तो आर्टिकल 117 में हमने क्या देखा? आर्टिकल 117 सबसे पहले बताता है कि ये वित्त विधेयक के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है उनके बारे में बताता है आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 की हम डेफिनेशन की बात करें
तो आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन बताए गए हैं मनी बिल के, उनमें से कोई प्रावधान इसमें हो प्लस उसके अलावा कोई और यदि उसमें प्रोविजन ऐड कर दिया है तो वो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा। उसके बाद इसको पेश करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चीफ प्रेसिडेंट की सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे तो करेंगे कौन? मंत्री, यानी कि सरकारी विधेयक होगा। सरकारी विधेयक होगा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि ये मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, यानी कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। यदि उसको वित्त विधेयक बता दिया जाए तो उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो एक सामान्य विधेयक की तरह होगा, ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा। ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा तो राज्यसभा के पास सारी शक्तियां होंगी, वो उस पर मतदान भी कर सकती हैं, 6 महीने तक उसको रोक सकती हैं, संशोधन भी कर सकती हैं और रिजेक्ट भी कर सकती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भी पूरी शक्ति होती है कि वो उसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, और इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। और जितने भी मनी बिल होते हैं सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो। इसमें क्या होगा कि धन विधेयक तो वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं है। तो ये है आर्टिकल 117। इसके आगे बात करें तो है आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 बताता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट के कार्यों का संचालन किस तरह होगा। तो पार्लियामेंट के कार्यों का संचालन करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो खुद अपने नियम बना सकती है। क्या है कि संसद अपने कार्यों के संचालन के लिए स्वयं अपने नियम बना सकती है। ये बताया गया आर्टिकल 118 में। इसके बाद पार्लियामेंट में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उसकी हम बात करें तो पार्लियामेंट में सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। सबसे पहले क्या होगा? प्रश्नकाल होगा 11 बजे से लेके 12 बजे तक, और इसमें सदस्य जो है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले की बात करें, सबसे पहले प्रश्नकाल हो गया 11 बजे से 12 बजे तक, और इसमें सदस्य जो है वो किससे क्वेश्चन पूछेंगे? मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये होता है क्वेश्चन आवर। उसके बाद है जीरो आवर। जीरो आवर है शून्यकाल। दूसरा कौन सा हो गया? शून्यकाल। ये चलता है 12 से 1 बजे तक। 12 से 1 बजे तक कौन सा चलता है? शून्यकाल चलता है। इसमें क्या है? इसमें सदस्य पहले सूचना दिए बिना कोई भी मामला उठा सकते हैं या उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें क्या है? बिना पूर्व सूचना दिए, कि पहले कोई सूचना नहीं देंगे, सीधे ही इसमें क्या होगा? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो जीरो आवर है, शून्यकाल है, ये 1962 से स्टार्ट किया गया है। कब से किया गया है? 1962 से। उससे पहले शून्यकाल नहीं होता था। उसके बाद 1 से 2 बजे तक जो है लंच टाइम होता है। उसके बाद शाम के समय इवनिंग 2 बजे से लेके जब तक पार्लियामेंट चलती है तब तक, इस समय जो भी विधेयक हैं या जो भी प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होती है। इस समय क्या होगा कि जो भी इसमें विधेयक चल रहे हैं लोकसभा में या जो भी प्रस्ताव चल रहे हैं तो उन पर चर्चा की जाएगी। यानी इसमें क्या है, जो भी कार्यवाही होती है संसद की वो किसमें की जाती है? शाम की कार्यवाही में कंप्लीट की जाती है। तो ये तो बात हो गई लोकसभा की। और राज्यसभा में इसका पूरा उल्टा होता है। राज्यसभा में शून्यकाल पहले होता है, उसके बाद प्रश्नकाल होता है। राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में क्वेश्चन आवर होता है। पहले क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12। 11 से 12 नहीं, क्वेश्चन आवर होता है इसमें 12 से 1, और जीरो आवर होता है इसमें 11 से 12। ये प्रश्नकाल पहले होता है। प्रश्नकाल पहले होता है लोकसभा में और राज्यसभा में बाद में होता है। और लोकसभा में जीरो आवर या शून्यकाल बाद में होता है और लोकसभा में राज्यसभा में बाद में होता है। तो आर्टिकल 118 में क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर, की संसद की कार्यवाही कैसे चलेगी। तो सबसे पहले तो यह है कि संसद की कार्यवाही या उसके कार्यों का संचालन करने के लिए संसद को खुद को यह शक्तियां दी गई हैं कि वो अपने नियम खुद बना सकती है। उसके बाद हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, अलग अलग बात करें कि उनमें कार्यवाही कैसे चलती है, उनका क्या प्रोसीजर है।
तो सबसे पहले लोकसभा में होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक। और इसमें क्या होता है कि सदस्य जो हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद होता है शून्यकाल, 0 आवर, 12 से 1। इसमें सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पहले उनको सूचना नहीं देते हैं कि हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें होता है कि सदस्य बिना सूचना दिए मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और ये 1962 से शुरू किया गया है शून्यकाल। उसके बाद 1 से 2 लंच होता है। और शाम की कार्यवाही में जो भी विधेयक या प्रस्ताव सदन में चल रहे हैं उन पर चर्चा होती है शाम की कार्यवाही में। उसके बाद राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में पहले शून्यकाल होता है 11 से 12 बजे तक। और उसके बाद प्रश्नकाल होता है 12 से 1 बजे तक। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो वो किस टाइप के प्रश्न हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो वो हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। कौन से हो जाएंगे, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में क्या है कि ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। क्या होता है, मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। और इनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक प्रश्न पूछा उसके बाद उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इनकी जो लिमिट है वो कितनी है, लोकसभा में एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और राज्यसभा में 15 प्रश्न जो है तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। कौन से, अतारांकित। अतारांकित प्रश्न जो हैं ये लिखित रूप में पूछे जाते हैं। इनका क्या है, इनका जो उत्तर है वो लिखित रूप में दिया जाता है, मौखिक नहीं दिया जाएगा। आपने प्रश्न पूछा उसके बाद आपको रिटर्न में उसका आंसर मिलेगा कि आपने जो सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। तो जब लिखित में उत्तर मिल रहा है तो लिखित में उत्तर मिलेगा तो आप उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इसमें क्या है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और एक सदस्य जो है, एक सांसद अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है, 10 प्रश्न। और लोकसभा में इसमें पूछे जाते हैं, लोकसभा में इसमें पूछे जा सकते हैं 255 प्रश्न। और राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं 160 प्रश्न प्रतिदिन। एक दिन में लोकसभा में कितने हो जाएंगे, 255, और राज्यसभा में 160। उसके बाद तीसरे हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, तो इसमें क्या है, शॉर्ट नोटिस यानी कि बहुत कम समय का नोटिस देके प्रश्न पूछा जाए। तो जो बहुत कम समय है उसकी अवधि कितनी है, 10 दिन। कि यदि 10 दिन से कम का नोटिस देके प्रश्न पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न। अब 10 दिन की आप सूचना देके प्रश्न पूछ रहे हो तो बहुत जरूरी काम होगा या बहुत अति आवश्यक मामला होगा, तो उसमें ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुत ही आवश्यक है। जो भी अति आवश्यक मामले होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप जिस मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं पहले उसकी आपको सहमति भी लेनी होती है कि आप मंत्री की सहमति लेके ही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसका क्राइटेरिया कितना है, इसमें आप लोकसभा में भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं और राज्यसभा में भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन की हम बात करें कि हमने प्रश्नों के प्रकार देखे। सबसे पहले तारांकित प्रश्न देखे। तारांकित प्रश्न जो है वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक दिन में लोकसभा में 20 प्रश्न और राज्यसभा में 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अतारांकित प्रश्न में इनका उत्तर जो है वो रिटर्न में दिया जाता है। और जब लिखित में उत्तर दिया जाएगा तो उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और एक सदस्य जो है वो अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा में इनकी जो लिमिट रखी गई है वो है 255 और राज्यसभा में 160। एक दिन में आप इतने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 10 दिन से कम के नोटिस पर यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो हो जाएगा अल्प सूचना प्रश्न। और बहुत ही आवश्यक मामला है उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिस मंत्री से आप प्रश्न पूछ रहे हैं पहले उसकी सहमति आपको लेनी होगी। और इसकी लिमिट है लोकसभा में 1 प्रश्न और राज्यसभा में भी 1 प्रश्न। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी हमारे 4-5 आर्टिकल बच रहे हैं विधायिका से संबंधित, तो वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।
और कल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आर्टिकल 123 में रह जाता है कि ऑर्डिनेंस पावर जो दी गई है राष्ट्रपति को, वो आर्टिकल 123 में दी गई है। तो वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करके विधायिका को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट। तो एक क्लास और होगी हमारी विधायिका से संबंधित। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे वापस कल। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगे।